तो लोगों का कहना है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ जाने से उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा और आने जाने में भी सुविधाएं मिलेंगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं और हिमाचल से हैं। डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आज जो बजट पेश किया गया, उस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए महिमा, सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माना जा रहा था कि जिस तरह से अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उन चुनावों के बीच में ये बजट आया है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि शायद केंद्र सरकार कुछ ऐसी घोषणाएं इस बजट में करेगी जिससे कि चुनाव में मतदाताओं को रिझाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार ने ये मानना पड़ेगा कि इस बात से ऊपर उठकर और चुनावी अंक गणित से और जमा जोड़ से ऊपर उठकर ये बजट पेश किया और एक बिल्कुल वैसा ही बजट पेश किया कि जो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उस समय अनुकूल है। और अगर हम कहें कि कोई राहत ऐसी नहीं दी गई है जिससे कि मतदाताओं पर इस बजट का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और मतदाता इस बजट को से प्रभावित होकर वोट दे सकेंगे, तो एक तरह से कहा जाए कि केंद्र सरकार ने जो भी बजट दिया है उसमें उन्होंने चुनाव के लाभ और हानि के गणित को, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। जहां तक बजट का सवाल है, आम हिंदुस्तान के जो मतदाता है और ज्यादातर जो सर्विस क्लास है, उनका सबसे बड़ी नजर जो रहती है बजट पर हमेशा वो इनकम टैक्स स्लैब को लेकर रहती है, जिसको कि छेड़ा नहीं गया है और किसी तरह की राहत भी मुझे नहीं लगता कि दी गई है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सड़कों के निर्माण की बात की गई है, 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाए जाने की बात की गई है और जल मिशन के तहत हर घर में नल की सुविधा देने की बात की गई है। और जनरली अगर आप देखें तो जो सस्ता भी किया गया सामान, वो जूते, चप्पल और बैटरी या फोन, इस तरह की चीजों को सस्ता किया गया है जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल, जिसको कि एक राष्ट्रीय बजट में कहा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ी घोषणा इस बजट में हम नहीं देख रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि ये जो बजट है बेसिकली ये एक रूटीन बजट है, जो कि इस साल के दौरान जब किसी भी सरकार के कार्यकाल के मध्य में कोई बजट आता है, ये उसी तरह का बजट है जिसमें कि लोगों को इसलिए राहत नहीं दी जाती कि वो उससे प्रेरित होकर किसी पार्टी विशेष को वोट करें, और किसी लिए बहुत ज्यादा टैक्स भी नहीं लगाए जाते ताकि वो लोग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़े। तो कुल मिलाकर क्रिप्टो करेंसी की बात की गई है और उसी तरह से एक इसमें सहकारी सभाओं पर टैक्स की बात जो की गई है, और उसके अलावा अगर आप देखें कि जो डिजिटल वो है लेन देन, उस पर भी 1% जीएसटी की बात की गई है। ये कुछ चीजें हैं जो आम उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है, खासकर जो बैंकिंग का लेन देन है। डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, आपने क्रिप्टो करेंसी की बात की और क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा, आय से 30% टैक्स देना होगा, इसको किस तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए बेसिकली तो क्रिप्टो करेंसी को ये डिस्करेज करने के लिए मुझे लगता है ये किया गया है। साथ ही अगर आप देखें, भारत सरकार ने भी अपनी एक डिजिटल करेंसी इसमें अनाउंस किया कि वो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है और क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिस तरह का आजकल इकोनॉमिक्स में जिस तरह की वो उसका प्रभाव की बात की जा रही है और किस तरह से, तो उसे मुझे लगता है कि एक तो स्ट्रीमलाइन करने के लिए और थोड़ा सा डिस्करेज करने के लिए भी भारत सरकार ने इस पर ये टैक्स की बात की। और इवन अगर उसमें घाटा भी रहता है आपको, तब भी आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर और इसके प्रमुख सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार द्वारा जो बजट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसमें क्रिप्टो करेंसी वाले पर टैक्स लगाए जाने की इस बात को मुख्य तौर पर एक बड़ी इस तरह के डेवलपमेंट के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो भारत सरकार का कहीं ना कहीं ये झुकाव जरूर है कि वो क्रिप्टो करेंसी के बहाने इस पर कुछ नियंत्रण लगाए और उसके बाद एक जो अपनी करेंसी वो लॉन्च करने वाली है भारत सरकार, उसके बढ़ावा देने की तरफ भी उसकी योजना है। केंद्र सरकार ने बजट में राज्यों के लिए बड़ी घोषणा की है और इस बाबत बड़ी घोषणा करते हुए राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। देखने वाली बात होगी कि हिमाचल को कितना मिलेगा, क्या इससे लाभ होगा? देखिए महिमा, जहां तक केंद्रीय बजट की बात है, अगर इसमें हम बात करें, 2-3 महत्वपूर्ण घोषणाएं जो मुझे लगता है कि अगर वो किसी तरह से पूरी हो सकी। एक तो नई शिक्षा नीति में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात भारत सरकार ने की थी, लेकिन अगर आप देखें दुनिया की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं या बहुत अच्छे विश्वविद्यालय हैं, उनमें से कोई भी भारत की तरफ अभी तक आकर्षित नहीं हुआ है। तो इस बार के बजट में फिर से डिजिटल यूनिवर्सिटीज और डिजिटल शिक्षा के तहत, और अगर आप देखें तो उन्होंने ये बात कही है निर्मला सीतारमण ने कि इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज को हम देश में लेके आएंगे और कोशिश की जाएगी कि देश में इस तरह के विश्वविद्यालय स्थापित हो जो कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे सके और
वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज को लाया जा सके। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में कोई काम हुआ तो उससे देश में एक नई शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा आप देखें कि बैटरी युक्त वाहनों को बढ़ावा देने की बात इन्होंने की है, और सबसे बड़ी बात एक प्राकृतिक खेती जो आपने कहा कि उसमें हालांकि बात जो की गई है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने बात उसको ऑर्गेनिक खेती के तौर पर की है, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं जिस तरह के भारत सरकार की जो प्रायोरिटी बन रही है वो प्राकृतिक खेती को लेकर चल रही है। और जैसे आपने हिमाचल की बात की, ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत आचार्य देवव्रत जो हिमाचल के राज्यपाल थे और आज गुजरात के राज्यपाल है, उन्हें भारत सरकार ने ये जिम्मा दिया है कि वो देश में प्राकृतिक खेती को किसी तरह से रसायन मुक्त खेती जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ावा दे। तो ये हिमाचल पर भी बहुत बड़ा असर डालने वाली है, क्योंकि हिमाचल देश का एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ी राज्य है, और यहाँ से आने वाले खाने पीने के फल फ्रूट अगर हम कहें या जो चीजें हैं, देश में जिस तरह से रसायन युक्त भोजन आज लोगों को खाना पड़ रहा है, तो हिमाचल पर बहुत बड़ा असर इसका पड़ सकता है अगर यहाँ से हम रसायन रहित सेब यहाँ से हम बाहर बेच सकें। इसके अलावा हम यहाँ पे पैदा होने वाले फल सब्जियों का निर्यात दूसरी जगहों के लिए कर सके, तो यहाँ के किसानों की जिससे इकोनॉमी जो है बहुत मजबूत हो सकती है। तो जहां तक हिमाचल का सवाल है, मुझे लगता है प्राकृतिक खेती वाले इशू को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसी स्पष्ट घोषणा केंद्र सरकार के बजट में नहीं है जिसका सीधा लाभ हिमाचल को मिले। अन्य प्रदेशों के लिए जो घोषणाएं हैं वही उन्हीं के तहत हिमाचल को भी जो लाभ मिलने होंगे वो मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि उम्मीद की जा रही थी या जिस तरह की चर्चाएं हिमाचल में रहती है आमतौर पर, वो सिर्फ एक दो बार ही हुआ है। जैसे कि आपको याद होगा कि ग्रीन बोनस एक बार दिया गया था हिमालयन स्टेट्स को, तो ये उम्मीद थी कि शायद ग्रीन बोनस को रेगुलर किया जाए और कुछ 100 करोड़ रुपए कम से कम हिमाचल को मिले, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसके अलावा हिमाचल में रेल सेवाओं के विस्तार की दिशा में हिमाचल सरकार की कोशिश थी कि बजट में से शामिल किया जाए। तो रेल सेवाओं के विस्तार भानुपल्ली बिलासपुर योजना जो है, जिसे कि मनाली से लेह तक बढ़ाए जाने का एक केंद्र सरकार की योजना है, उस पर भी कोई घोषणा अभी इस बजट में नहीं की गई। अलग से हालांकि उसका सर्वे किया जा रहा है और उसके लिए पैसा भी पिछले बजट में रखा गया था। तो एक दो ये घोषणाएं हैं। इसके अलावा सेब पर माना जा रहा था कि आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सेब जो विदेशों से आ रहा है उसने हिमाचल के सेब को बहुत टक्कर दी है। और आज हिमाचल की मंडियों में भी अगर देखें आप तो इटली का सेब आपको और दूसरे कई देशों के सेब आपको उसी रेट पर मिल रहे हैं जिस रेट पर हिमाचल के किन्नौर का सेब आपको मिल रहा है। तो हिमाचल को कहीं उम्मीद थी कि अगर आयात शुल्क उस पर बढ़ा दिया जाए तो उस शुल्क के बढ़ने से हिमाचल के सेब की जो वो खरीदारी है वो देश की मंडियों में बढ़ सकती है, लेकिन यह घोषणा भी आज के बजट में नहीं की गई। और महिमा एक और बात जो कि हाई पे क्रिएट हुआ था कि हिमाचल में जो मंडी में एक हवाई अड्डा बनना है, उस हवाई अड्डे के लिए जो पैसा है वो केंद्र सरकार की केंद्रीय योजना में शामिल हो जाए, और उसकी घोषणा शायद आज केंद्र सरकार करे, वो भी आज के बजट में कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि ये और इसके लिए सिर्फ बजट पे ध्यान देना कि बजट में ही ये सारी घोषणाएं होंगी, यह भी मुझे लगता है कि एक बहुत बेमानी चीज होगी। ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करें इस बजट को लेकर शशिकांत शर्मा जी, तो आप क्या देखते हैं इस ओवरऑल बजट को लेकर? हिमाचल के लिए अगर देखें तो कितने अंक आप इसको देना चाहेंगे 10 में से, या फिर आप इसको कितना सही मानते हैं इस बजट को? देखिए, जहां तक आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि अगर आप देखें कोरोना के बाद केंद्र सरकार पर भी जहां तक हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास भी पैसे की कोई बहुत ज्यादा कमी है, और केंद्र सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो राज्यों को उनकी मदद करे। और जीएसटी का जो पैसा है वो भी केंद्र सरकार उसके हिस्सेदारी को भी देने में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं केंद्र के पास। और ऐसे दौर में जबकि सब्सिडीज के दौर चल रहे हैं और कई पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में जाकर खास तौर पर जो दिल्ली में आप है, आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि वो बिजली फ्री देगी बसों में के किराए में महिलाओं के लिए। इस तरह की कटौतियां जो वो कर रही है और जिस तरह से और ज्यादा खर्चा सरकार की आमदन जो है घट रही है, ऐसे में केंद्र सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह से ऐसा बजट पेश करे जिससे कि आम लोग खुश हो जाए। और ऐसी घोषणाओं के बीच जबकि पंजाब का चुनाव है और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, लेकिन उस सबके बावजूद जैसे मैंने महिमा आपको पहले कहा कि केंद्र सरकार ने इन घोषणाओं से परहेज किया है ऐसी घोषणाएं करने से। तो एक तरह से अगर मैं इसको ये मानूं कि खजाना लुटाकर वोट हासिल करने की राजनीति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। और वो इन 5 राज्यों में अगर चुनाव अपने मेरिट के आधार पर लड़ना चाहती है और वो चाहती तो इस समय खजाने को लुटाकर या खजाना का मुंह खोलकर इन राज्यों के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन इस बजट में ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है।
तो अब इसका कोई, मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं पर कोई विशेष प्रभाव इस बजट का पड़ेगा। तो मेरिट पर चुनाव होंगे, और अगर राजनीति से ऊपर उठकर यह बजट दिया गया है तो निश्चित तौर पर इसे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो डायरेक्शंस हैं, एक बजट जो है, वैसे आप देखिए महिमा, जैसे आपने भी बताया एक प्रक्रिया को, कि बजट पेश करने की प्रक्रिया क्या है और उद्देश्य क्या है। तो अगर आप देखें तो बजट का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि एक डायरेक्शन तय की जाती है बजट में कि केंद्र सरकार आने वाले अगले वर्ष के दौरान किस दिशा में क्या काम करने जा रही है। तो वो दिशा इससे थोड़ा सा आपको पता लगती है कि सड़कें बनाने पे इन्होंने कहा 25,000 किलोमीटर सड़कें हम बनाएंगे, दूसरे विकास के काम। लेकिन दूसरी तरफ इसकी आलोचना के लिए ये भी कह सकते हैं कि ये सारी घोषणाएं बजट में करने की जरूरत नहीं है, ये काम तो वैसे भी केंद्र सरकार के हैं और उसको वो करने ही है देश के लिए। तो बजट में इनको शामिल किया गया है, तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि कोई ऐसी घोषणा बजट में नजर नहीं आती जो मतदाताओं को लुभा सके। तो कुल मिलाकर ये एक अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था है जिसमें पैसे की भारी कमी है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं था कि वो लोगों को रियायतें देती। तो केंद्र सरकार ने उसी रास्ते पर चलते हुए इस बजट को पेश किया है। और हिमाचल जैसे राज्य के जो कि कर्जे से डूबा हुआ है और 60-65 हजार करोड़ का कर्जा हिमाचल पर है, हिमाचल जैसे राज्य को कोई रियायत इसमें नहीं मिली है। और आने वाले समय में हिमाचल के लिए कोई पैकेज की घोषणा होगी ये भी अभी तय नहीं है, जबकि इसी साल हिमाचल में चुनाव है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो इस बजट में ऐसा कोई आपको एक तरह से झलक नजर नहीं आती कि ये एक तरह से किसी सरकार विशेष को आगे बढ़ाने के लिए या बीजेपी की सरकारों को आगे बढ़ाने हिमाचल की जनता को कहीं ना कहीं निराशा ही इस बजट से इस बार भी मिली है। और आरबीआई 2022 में शशिकांत शर्मा जी, ये भी कहा गया है, एक बड़ा फैसला ये भी इसमें हुआ है कि डिजिटल करेंसी शुरू करेगा। इससे कितना फायदा होगा, इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, डिजिटल करेंसी शुरू होने से एक नए दौर की शुरुआत होगी इकोनॉमी पे। आप देखिए क्रिप्टो करेंसी जैसी और दूसरी इन चीजों की वजह से आज पूरी दुनिया में एक नए दौर में प्रवेश किया जा रहा है। तो एक तो उसको रेगुलेट करने में मदद मिलेगी, और भारत सरकार की जो करेंसी अगर डिजिटल करेंसी शुरू होती है तो उससे एक पुरानी पारंपरिक जो हमारी व्यवस्था है, जो नोटों की व्यवस्था है या दूसरी है, जिसमें कि कालाबाजारी को रोकने में बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल पाती है, और जिस तरह से लोग जमाखोरी करते हैं, और ये जिस तरह से भारत सरकार को नोटबंदी करके कालाबाजारी को बाहर निकालने के प्रयास करने पड़े थे। तो अगर डिजिटल करेंसी शुरू होती है तो उसका हिसाब किताब रखने में बहुत अच्छी मदद होगी। और ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को बढ़ावा जो देते हैं जिस तरह के, वो मुझे लगता है असंभव हो जाएगा। और सारा लेन देन अगर डिजिटल करेंसी के जरिए शुरू कर पाए, कम से कम जो बैंकिंग है, बैंकिंग की व्यवस्था को अगर डिजिटल करेंसी के जरिए शुरू किया जाए और बड़े बड़े औद्योगिक घराने अगर उसको बढ़ावा दे सकें, तो आने वाले समय में भारत की व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से ये एक ऐसी कोशिश है कि इसके जरिए हम काले धन को और जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको बंद करने का प्रयास होगा। और डिजिटल करेंसी वैसे भी समय की मांग है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया अब इस तरफ जा रही है और आने वाले समय में यही करेंसी के जरिए अर्थव्यवस्था को चलाया जा सकेगा। जी, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर शशिकांत शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए थे। ओवरऑल इस बजट को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि हिमाचल की जनता को इससे कितना फायदा होने वाला है, हिमाचल की झोली में क्या आया।